नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल ब्रो में। चलिए शुरू करते हैं फिर एक नई न्यूज़ के साथ, फिर एक नए आर्टिकल के साथ, फिर एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ और फिर एक नई लर्निंग के साथ, राइट। तो मैंने आप सबके सामने मैन्युफैक्चरिंग टुडे न्यूज़ आउटलेट का आर्टिकल लगा रखा है और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा BYD सुपर ई प्लेटफॉर्म प्रोमिसेस अनप्रेसिडेंटेड चार्जिंग स्पीड। कुछ और आर्टिकल्स हैं, पहले हम आर्टिकल्स वगैरह देख लेते हैं एक्चुअली में, फिर हम जानेंगे कि एक्चुअली में यहाँ पे हुआ क्या है, जो डेवलपमेंट वगैरह हुई है वो क्या हुई है और उसका हम सब पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट, ग्लोबली। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक और आपके सामने chargedev.com का भी आर्टिकल लगा रखा है। BYD क्लेम इट्स न्यू EV चार्जिंग सिस्टम इज़ ऑलमोस्ट एज फास्ट एज रीफ्यूलिंग विद गैस। तो अब हम आते हैं एक्चुअली में हुआ क्या है, राइट। तो हुआ ये है यहाँ पे कि चाइना की एक कंपनी है BYD, ठीक है, जो कि क्या करती है, जो कि ग्लोबल प्लेयर है ईवी व्हीकल सेल्स में, या बेसिकली जो ईवी वगैरह ईवी व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लीजिए आप, इन टर्म्स ऑफ ग्लोबली आप सेल्स वगैरह में भी देख लीजिए तो BYD एक बड़ा नाम है। आई होप कि आपने BYD के बारे में सुना होगा यहाँ पे। तो जो BYD है ये बेसिकली चाइनीज़ कंपनी है, राइट। तो इसने क्लेम किया BYD ने कि ये जो अपनी बैटरी वगैरह जो एक कार्ड्स वगैरह मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उसमें जो बैटरी वगैरह है वो जो बैटरी है वो 5 मिनट के अंदर चार्ज हो जाया करेगी। 5 मिनट में फुल चार्ज हो जाया करेगी आपकी बैटरी। लगभग 250 मील्स के आसपास का इनने क्लेम भी किया है कि 5 मिनट के अंदर जो आपकी बैटरी है वो 250 मील्स के आसपास चलने लायक बन जाएगी, या अगर हम इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर दें मील्स को, तो लगभग 400 किलोमीटर। मतलब आप 5 मिनट आप वहाँ पे, मतलब आपने चार्जिंग स्टेशन पे 5 मिनट अकेले आपको देना है बस, किसको, BYD की व्हीकल्स को, या जो BYD की ये बैटरी है इसको, ये पूरी की पूरी जो गाड़ी है उसको चार्ज कर देगा 5 मिनट के अंदर। कौन क्लेम कर रहा है? ये BYD क्लेम कर रहा है कि हमने कुछ ऐसी चीज़ें डेवलप की हैं, या हमने कुछ ऐसे ई चार्जिंग सॉफ्टवेयर्स वगैरह कह लीजिए, या ई चार्जिंग प्लेटफॉर्म वगैरह ऐसा डेवलप किया हुआ है जिससे आप 5 मिनट के अंदर क्या कर सकते हैं, 400 किलोमीटर के आसपास की गाड़ी चार्ज कर सकते हैं, जिससे आपकी गाड़ी क्या होगी, 400 किलोमीटर के आसपास चल सकेगी। बताइए आप खुद सोच के देखिए ये कितना बड़ा एवोल्यूशन है इन ईवी इंडस्ट्री या ईवी मार्केट। अगर इसमें देखा जाए तो अभी तक ऐसा इतनी फास्ट चार्जिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी भी कंपनी ने क्लेम नहीं की है। अगर मैं आपको एज आ टॉप फिगर बताऊं, या एज आ मैं आपको बताऊं जो ईवी इंडस्ट्रीज़ है उसमें बेसिकली मैं सर्च वगैरह कर रहा था तो उसमें सिर्फ 2 ही प्लेयर्स मुझे नज़र आए। पहला प्लेयर ऑब्वियसली यहाँ पे देखा जाए तो टेस्ला है, राइट। जो टेस्ला है वो US बेस है, वो US की कंपनी है। उसको बैक कौन करते हैं, या इसकी ओनर कौन है, वो है एलन मस्क, राइट। उनकी कंपनी है टेस्ला, जो कि वो सेम चीज़ जैसा यहाँ पे BYD बनाती है वो भी सेम चीज़ ही ऑफर करती है, किसको, ऑल ओवर द कंट्री या उनके सिटीजन्स को, क्या कि वो भी इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह में इन्वॉल्व हैं। कौन, टेस्ला। और वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल वगैरह ही बनाती है, जैसे उनके कई सारे मॉडल्स हैं, जैसे साइबर ट्रक्स हो गया, या कई सारे मॉडल्स हैं और उनकी कुछ गाड़ियाँ वगैरह, राइट। और यही सेम चीज़ ग्लोबली एक और ब्रांड है जो टक्कर दे रहा है किसको, टेस्ला को, या जो टेस्ला है वो टक्कर दे रहा है BYD को। तो BYD है जो BYD अपने आप में बहुत बड़ी कंपनी है। अगर देखा जाए इन टर्म्स ऑफ सेल्स, टेस्ला की सेल्स उतनी नहीं लगती हैं जितनी BYD की सेल्स कर रहा है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि वो, मैंने आपको बताया ना अभी थोड़ी देर पहले कि ये 2 प्लेयर मुझे प्रोमिनेंट प्लेयर दिखे यहाँ पे। वैसे हर कंट्री में नेशनल प्लेयर हैं, जैसे हमारे अगर इंडिया की हम बात करें, इंडिया पैसिफिक बात करें, तो हमारे यहाँ भी जो हमारी कुछ कंपनीज़ हैं जो भारत ओरिजिन की हैं, जैसे कि सबसे पहले जो यहाँ पे फिगर आता है वो आता है टाटा का, राइट। जो आपको टाटा की गाड़ियाँ दिखती हैं वो ज़्यादातर टाटा अब ईवी व्हीकल्स पे फोकस कर रहा है, या ईवी पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। उसकी ज़्यादातर गाड़ियाँ अब ईवी व्हीकल या ईवी के मेथड्स में अवेलेबल हैं, कहाँ, टाटा शोरूम्स में। और जो यहाँ पे सेकंड वन है वो है महिंद्रा ने भी अब क्या किया है, महिंद्रा भी इस चीज़ में उतर चुका है, कौन सी, ईवी मार्केट या ईवी व्हीकल की रेस में। अभी तक महिंद्रा क्या करता था, महिंद्रा की जो प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट वगैरह थी इन कार सेल्स में, तो ज़्यादातर SUVs थी। आप सब ने भी देखा होगा, जैसे स्कॉर्पियो हो गया, थार हो गई, या XUV वगैरह हो गई। तो ये जो उनकी गाड़ियाँ थी ये ज़्यादातर हाई ट्रेंस एरिया में चलने लायक थी, यानी कि SUV वगैरह थी ये।
और जो महिंद्रा है उसने कुछ और अपने प्रोडक्ट वगैरह लॉन्च किया या कुछ और वेराइटीज़ ऑफ गाड़ी यहाँ पे लॉन्च की, जैसे आपने देखा होगा एक्सयूवी आई है उनकी एक इलेक्ट्रिक वाली, राइट। और कुछ और एक और है जिसमें क्या है, जो महिंद्रा के अंदर जो बैटरी डली हुई है, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मैं आप सबको बताना चाहूँगा। जो महिंद्रा है हमारी लोकल कंपनी है, हमारी नेशनल कंपनी इंडियन ओरिजिन की, ये अपनी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं उनमें किसकी बैटरी का यूज़ करती है, BYD की ही बैटरी का यहाँ पे यूज़ किया जाता है। किसके द्वारा, महिंद्रा के द्वारा। एक BYD की बैटरी है, उसको शायद ब्लेड करके ऐसा कुछ नाम है उसका, मुझे पूरा नाम यहाँ याद नहीं आ रहा, लेकिन जो भी यहाँ पे महिंद्रा यूज़ करता है अपनी एक्सयूवी, जो उनकी इलेक्ट्रिक एक्सयूवीज़ हैं उनमें कौन सी बैटरी को भी यूज़ करता है, वो यूज़ करता है BYD प्रोवाइडेड बैटरी या BYD मैन्युफैक्चर्ड बैटरी। तो अब आप, आई होप कि आपको BYD का थोड़ा बहुत अस्तित्व वगैरह यहाँ पे समझ आया होगा। तो हम थोड़ा सा BYD की हिस्ट्री वगैरह जान लेते हैं, फिर हम आएंगे कि एक्चुअली में ये जो चीज़ें BYD ने डेवलप की हैं, ये उस हिसाब से उस चीज़ को जो जिस हिसाब से ये क्लेम कर रही है उस हिसाब से इनकी चीज़ें काम भी करेंगी आने वाले फ्यूचर में। तो मैं आपको सबसे पहले BYD के हिस्ट्री के बारे में बता देता हूँ कि ये जो कंपनी है ये एक्चुअली में कैसे ओरिजिन हुई और इसके कैसे इसने धीमे धीमे आके EV मार्केट को कैप्चर किया या EV व्हीकल वगैरह की इंडस्ट्री में ये घुसी। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ जो BYD है, BYD का फुल यहाँ पे नेम है वो है बिल्ड योर ड्रीम। इस कंपनी का पूरा नाम है, B से हो गया बिल्ड, Y से होगा योर और D से होगा ड्रीम, बिल्ड योर ड्रीम, ये इस कंपनी का नाम है। और इसका ओरिजिन हुआ था 1995 के आसपास। और इसके जो एज अ ओनर आप कह सकते हैं या जिसने इस कंपनी को शुरू किया उसका नाम है वेंग चंगफू। अगर मैं राइट प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ उस नाम को तो मैं माफ़ी चाहूँगा आप सबसे, लेकिन जो ये शख्स है वेंग, इन्होंने 1995 में क्या किया, BYD को यहाँ पे ओरिजिन किया या BYD की स्थापना की। उसके बाद हुआ क्या कि BYD शुरुआत से ही जो ये वांग थे ये एज अ केमिस्ट थे, यानी कि इनने बेसिकली जो पढ़ाई वगैरह की थी वैंग ने, वो किस चीज़ की थी, इन्होंने पढ़ाई की थी केमिस्ट की। ऐसा मान लेते हैं जो केमिकल रिएक्शंस वगैरह होती हैं या किसी टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं, राइट, जो केमिस्ट्रीज वगैरह में हम पढ़ते आए हैं, राइट। तो एक किस्म से ये केमिस्ट थे, राइट। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने शुरुआत से ही जो BYD है उसका फोकस रखा। उनका शुरुआत से ही फोकस किस पे था, बैटरीज पे ही था उनका पूरा फोकस। पहले ये बैटरीज वगैरह ही मैन्युफैक्चर करते थे और ये बैटरीज कौन से, स्मॉल पैमाने पे मैन्युफैक्चर करते थे। किसकी, कुछ सेल फोन्स हो गए या कुछ सेल फोन्स वहाँ पे जो लोकल सेल फोन्स हो गए उनकी बैटरीज वगैरह ही मैन्युफैक्चर करते थे शुरुआती दौर में, कौन, BYD। फिर उसके बाद हुआ क्या, धीमे धीमे जब इनकी चीज़ें बेहतर होने लगी या इनकी सेल्स वगैरह होने लगी तो इनको हुआ क्या कि 2000 के आसपास इनको एक मेजर यहाँ पे ऑर्डर मिला। किसके थ्रू, मोटोरोला, जो मोटोरोला कंपनी है उसके थ्रू इनको एक मेजर ऑर्डर मिला। किस चीज़ का, बैटरी का। यहाँ पे इनको जो मोटोरोला है वो इनकी बैटरी वगैरह यूज़ करने लगा अपने फ़ोन्स में, या इनको एक मेजर ऑर्डर मिला यहाँ से। फिर वहाँ से इनकी कहानी शुरू होती है। मतलब जो प्रोमिनेंट, जो मान लो एक किस्म से एक लेवल पे आने के बाद जो चीज़ें होती हैं ना, वो चीज़ें जब मान लेते हैं आपको एक ग्लोबल ब्रांड हो गया, वो आपको रिकन्सिडर करने लगे या आपसे परचेजिंग वगैरह करने लगे आपकी मटेरियल्स वगैरह या आपकी प्रोडक्ट वगैरह की, तो आपकी थोड़ी बहुत ब्रांड वैल्यू बनती है, राइट। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। यहाँ पे जब मोटोरोला ने इनसे बैटरीज वगैरह की ऑर्डर इनको दिए इन 2000, तो इनकी ब्रांड वैल्यू वगैरह भी वहाँ से और इनकी ब्रांड इमेज वगैरह भी वहाँ से जनरेट हुई। और उसके बाद हुआ क्या कि 2003 में जो BYD है इन्होंने ठाना, या इनके जो वांग हैं जिनने ये कंपनी को शुरू किया था उन्होंने ठाना कि 2003 में वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में घुसेंगे। ऑटोमोबाइल सेक्टर यानी कि वो सेक्टर जहाँ बेसिकली 4 व्हीलर्स हो गए ये सब बिका करते हैं या बना करते हैं, राइट। मैन्युफैक्चर्ड वगैरह में वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जब आने के लिए पूरी तरीके से तैयार हुए इन 2003, और वो आए। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि 2003 में जब ये वांग इनके लिए नया सेक्टर था, राइट, ऑटोमोबाइल्स। क्योंकि आप, मैं 2003 की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, आप टाइम पीरियड को भी समझना है यहाँ पे। तो इनका क्रिटिसिज्म भी बहुत ज़्यादा हुआ कि अब ये जो कंपनी है ये बर्बाद होने की कगार पर, इसने जो इसके कदम है वो बर्बाद होने की कगार पर चले गए हैं। ये बेसिकली ऑटोमोबाइल सेक्टर में उतरने की कोशिश कर रही है जहाँ पे कितने बड़े बड़े प्लेयर्स थे इन 2003 में। अगर देखा जाए तो जापान का जैसे मारुति हो गया, राइट, सॉरी सुजुकी हो गया जापान का, राइट।
तो और जो यहाँ पे अमेरिकन कंपनीज थी जैसे टोयोटा हो गया और मित्सुबिशी हो गई जापान की, कितनी सारी कंपनीज हैं यहाँ पे, होंडा हो गया, कितनी सारी ऑटोमोबाइल्स कंपनीज हैं। तो जो किटेक्स थे किसके, BYD के, उनका कहना ये था कि अब BYD के लिए चैलेंज यहाँ पे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि BYD अब एक नए दौर में या एक नए इंडस्ट्री में घुसने की कोशिश कर रहा है जिसको बारे में उसको कोई भी जानकारी नहीं है, किसको, BYD को। तो लेकिन BYD के जो ओनर थे वो बहुत ज़्यादा देखा जाए तो फोकस्ड थे या एंथुजियास्ट थे यहाँ पे, किस चीज़ को लेके, वो अपनी डिसीजंस को लेके, कि उन्होंने जो ऑटोमोबाइल्स का डिसीजन लिया है वो किस बेसिस पे लिया था कि अब वो क्या करेंगे, अब वो ऑटोमोबाइल्स में खुद की बैटरीज वगैरह जो ऐसा हाइब्रिड कार्स वगैरह होती हैं जो बैटरी से चलेंगी, कब, 2003 में। जो उनका ऑर्डर, जो ये उतरे हुए थे ऑटोमोबाइल सेक्टर में, इनका स्पेसिफिक गोल ये था कि ये क्या करेंगे, ये जो ऑटोमोबाइल्स में खुद की गाड़ियाँ वगैरह डेवलप करेंगे, और वो जो गाड़ियाँ होंगी वो पेट्रोल और डीजल से नहीं चलेंगी, वो जो गाड़ियाँ होंगी वो बेसिकली किस पे चलेंगी, हाइब्रिड पे चलेंगी। यानी कि यहाँ पे हो गया एक टाइप के पेट्रोल और बैटरीज। यहाँ पे इनका स्पेसिफिक जो फोकस था वो ज़्यादातर हमेशा से ही, शुरुआत से ही जो BYD का फोकस रहा वो बैटरी के ऊपर ही रहा, राइट। क्योंकि मैंने आपको भी बताया कि इन्होंने शुरुआत में जब ये छोटे पैमाने पे काम कर रहे थे, जब इन्होंने मोबाइल्स वगैरह की बैटरीज वगैरह डेवलप की, किसके लिए, लोकल जो वहाँ पे कंपनीज हैं उनके लिए। लेकिन फिर 2000 के आसपास इनको एक ऑर्डर मिला मोटोरोला जैसे एक जियांट कंपनी से, राइट, एक बिग कंपनी से, जो कि उस टाइम पे मोबाइल्स वगैरह सेल करती थी ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट। तो उससे उनकी ब्रांड वगैरह बनी, और फिर उसके बाद इन्होंने, जब इनकी सेल्स वगैरह अच्छी हुई हैं, इनके पास पैसा वगैरह थोड़ा बहुत आया, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जंप किया अदर सेक्टर में। इन्होंने जंप किया 2003 में ऑटोमोबाइल सेक्टर में, और ऑटोमोबाइल सेक्टर में इनका स्पेसिफिक गोल ये था कि हम कुछ ऐसी गाड़ियाँ वगैरह डेवलप करेंगे या उस पर हम रिसर्च वगैरह करेंगे जो कि किससे चलेंगी, बैटरी से चलेंगी, या बैटरी पावर्ड वो गाड़ियाँ होंगी। और हाइब्रिड पे भी इनका पहले फोकस रहा, राइट, हाइब्रिड और बैटरी के ऊपर इनका ज़्यादातर फोकस रहा। इनका फोकस रहा ही नहीं पेट्रोल और डीजल ओरिएंटेड, क्योंकि पेट्रोल और डीजल ओरिएंटेड तो सारी कंपनियां ही कर रही थी वहाँ पे। तो वहाँ पे ये कुछ नया क्या कर रहे थे या कुछ अलग क्या कर रहे थे उस टाइम पे। लेकिन फिर एक टाइम आया 2008 के आसपास, जब उन्होंने अपनी खुद की रिसर्च वगैरह करके और एक गाड़ी को उतारा, कहाँ पे, चाइनीज़ मार्केट में गाड़ी को उतारा, जिसका नाम थोड़ा सा अजीब सा है, F3MD ऐसी कुछ नाम है उसका। तो एक हाइब्रिड गाड़ी थी वो। हाइब्रिड गाड़ी आप ऐसे समझ सकते हो, हाइब्रिड गाड़ी ऐसी होती है जैसे मान लेते हैं पेट्रोल में भी वो काम करेगी, और अगर मान लेते हैं आपका जो पेट्रोल वगैरह है उससे जो आपकी बैटरी वगैरह है अगर वो चार्ज होगी तो वो शिफ्ट हो जाती है, जो इंजन्स वगैरह हैं वो शिफ्ट हो जाएगा आपकी बैटरी के ऊपर, कि आपकी जो बैटरी वगैरह है उसके ऊपर वो शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब होता है बेसिकली हाइब्रिड का, कि जो ये हाइब्रिड मॉडल होता है ये, या जो ये हाइब्रिड गाड़ियाँ वगैरह होती हैं, इनमें क्या होता है, इनमें दोनों ऑप्शन होते हैं, आप पेट्रोल से भी चला लो और आप बैटरी से भी चला लो। तो इन्होंने जो अपनी फर्स्ट कार लॉन्च की थी इन 2008, राइट। तो इनकी जो कार रही उसको चाइना में खूब सारा पसंद किया गया है। उसको देखिए, हर एक चीज़ के क्रिटिक्स भी होते हैं और हर एक चीज़ के एडवांटेज भी होते हैं। तो इनकी गाड़ी को वहाँ पे, क्योंकि हाइब्रिड उस टाइम पे आप सोच के देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला कि टाइम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम पीरियड पे आप फोकस बना के रखना कि 2008 की बात हो रही है यहाँ पे। 2008 के आसपास इन्होंने ये कार मार्केट में उतारी, चाइनीज़ मार्केट में, और उसको खूब ज़्यादा पसंद करने जाने लगा, किसके थ्रू, चाइनीज़ कंज्यूमर्स के थ्रू, चाइनीज़ लोगों के थ्रू। तो इनको उस हिसाब से एक सेटिस्फेक्शन आया। और एक और यहाँ पे, अब जब हम 2008 के आसपास हैं तो आप सबको मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताना चाहूँगा यहाँ पे, कि 2008 के आसपास इसमें इन्वेस्ट किया था किसने, जो अमेरिका की बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, या एक किस्म से इन्वेस्टर की दुनिया के बहुत बड़े गुरु माने जाते हैं, वो, उनका नाम है वॉरेन बफेट, राइट। उन्होंने इस कार ब्रांड पे इन्वेस्ट किया था, कब, इन 2008, और इन्होंने लगभग 250 मिलियन के आसपास यहाँ पे डॉलर इन्वेस्ट किए थे, कहाँ पे, या इसके शेयर्स वगैरह परचेज किए थे BYD के इन 2008। किसने, वॉरेन बफेट ने, राइट। आप सबको पता होगा वॉरेन बफेट कौन है। वो इन्वेस्टिंग की दुनिया के बहुत बड़े गुरु माने जाते हैं, बहुत बड़े आप कह सकते हैं, बहुत ही एक्यूरेट उनके डिसीजंस वगैरह हैं, जिसकी वजह से वो एक बिलियनियर हैं। कहाँ पे, US में। तो ये US की जो वॉरेन बफेट है, इन्होंने 2008 में 250 मिलियंस के आसपास के शेयर वगैरह या ऐसा इन्वेस्ट किए, किसमें, BYD में। इन्होंने उस पर भरोसा दिखाया, राइट, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिना ट्रस्ट के यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करता है, क्योंकि उनको दिख रहा था, वॉरेन बफेट को यहाँ पे नज़र आ रहा था कि जो फ्यूचर है वो EV का है, राइट। तो ये उस चीज़ को पूरी तरीके से भापे और इस चीज़ को उन्होंने इन्वेस्ट किया BYD में।
तो एक्चुअली में जैसे ही 2008 के आसपास जब इन्होंने इस चीज़ को वो किया, क्या कहते हैं, अपनी खुद की हाइब्रिड कार वगैरह लॉन्च की चाइना में, तो उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद फिर ये रिसर्च वगैरह डेवलपमेंट वगैरह में लगे रहे। फिर उसके बाद हुआ ये कि इनकी अचानक से ये जब इनने कई सारी गाड़ियाँ और निकाली पहले चाइनीज़ मार्केट में ही, कि चाइनीज़ वगैरह से ये मार्केट्स में एक अपना दबदबा बना पाए, कौन, BYD। फिर जब इनकी गाड़ियाँ इतनी अच्छी तरीके से वहाँ पे चलने लगी, लोग पसंद करने लगे, तो फिर इन्होंने ग्लोबली जाने का निर्णय लिया, किसने, BYD ने। और आज के टाइम पे मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि BYD आज के टाइम पे कहाँ पे है। अगर इन टर्म्स ऑफ मैं आपको बताऊं कि BYD की जो सेल्स है वो टेस्ला की सेल्स को भी पीछे छोड़ चुका है। यहाँ पे जो टेस्ला इन ग्लोबली अपने प्रोडक्ट या अपनी व्हीकल को सेल करता है अदर कंट्रीज़ में, तो जो BYD है उसने पछाड़ दिया किसको, टेस्ला की प्रोडक्ट को या टेस्ला की व्हीकल्स को, क्योंकि जो BYD है ये बहुत सारी चीज़ों में यहाँ पे अब उतर चुका है। मैं आपको ऐसा एग्जांपल बता दूं कि इनकी जैसे ये कार्स वगैरह में तो उतरे ही हैं, साथ साथ ये बसेस वगैरह में भी उतरे हुए हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक बस। ज़्यादातर यूरोप की जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इनकी बसों को बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है, बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, किसकी, BYD की, क्योंकि उन्होंने ये उस टाइप की वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ पे लोगों को, कौन, BYD, जो कि एक चाइनीज़ कंपनी है। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट यहाँ पे समझ में आया होगा। और अब हम आते हैं इस पे कि ये जो यहाँ पे टर्म है ई प्लेटफॉर्म, जहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि जो अनप्रेसिडेंटेड चार्जिंग है, राइट, इसको ये कैसे अचीव किया इन्होंने। तो जो ये BYD है, BYD ने ये बताया कि अभी तक क्या होता था कि अगर आप किसी से भी, अगर हम इंडिया की यहाँ पे एक स्पेसिफिक एग्जांपल लेके चलेंगे जिससे आपको चीज़ें थोड़ी सी और बेहतर तरीके से समझ में आए। क्या होता था अभी कुछ टाइम पहले, अगर आप किसी से कहते थे कि आप, जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है परचेज करने कोई कार वगैरह, राइट, लेने जा रहा है वो कार, तो कार वगैरह लेने जा रहा है कोई व्यक्ति, और अगर आप उससे कहते थे कि आप EV व्हीकल्स वगैरह ले लो, तो वो व्यक्ति बेसिकली क्रिटिसाइज़ करता था। क्रिटिसाइज़ किन किन टर्म्स पे करता था या किन किन पॉइंट्स पे करता था, वो इन पॉइंट्स पे करता था कि जो बैटरी वाली गाड़ियाँ होंगी तो इसके लिए मैं कहाँ चार्जिंग स्टेशंस वगैरह ढूंढता फिरूंगा, राइट। पेट्रोल पंप और डीजल स्टेशन तो आजकल हर जगह अवेलेबल है क्योंकि उनकी इतनी डिमांड है, राइट। तो इस वजह से लोग, और एक दूसरा जो यहाँ पे पॉइंट है वो ये है कि लोग लंबी डेस्टिनेशन के लिए EV व्हीकल को प्रेफर नहीं कर रहे हैं कहीं पे भी। अब मैं अपने सिर्फ अभी इंडिया स्पेसिफिक आपको बता रहा हूँ कि लोगों का धारणा क्या है या लोगों की सोच यहाँ पे क्या है। अब धीरे धीरे वो बदल जरूर रही है, लेकिन ज़्यादातर लोगों की आज भी सोच ये है कि जो EV व्हीकल है वो एज अ लोकल में जाने आने के लिए अच्छा है। आप जैसे बाहर अगर मान लेते हैं हम लंबे ट्रिप या लंबे टूर वगैरह पर गए, जैसे मान लेते 500 किलोमीटर हो गया, 800 किलोमीटर हो गया, आपने इस हिसाब का अगर आप जाना चाहते हैं, इस हिसाब की आप ट्रिप करना चाहते हो, तो EV व्हीकल को लोग ज़्यादातर प्रेफर नहीं करते। लोगों को डर लगता है आज भी EV के, क्योंकि यहाँ पे कई सारे यहाँ पे चीज़ें हैं। कंसर्न ये है कि EV की चार्जिंग स्टेशन भी इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं है अभी ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड हम कह लें तो इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। इन टर्म्स ऑफ अगर देखा जाए जो पेट्रोल पंप्स होते हैं या जो डीजल स्टेशन होते हैं या जो CNG स्टेशन होते हैं, ये ज़्यादातर अवेलेबल है क्योंकि इनकी डिमांड पहले से ही रही हुई है, राइट। तो लेकिन अब इसके बाद हुआ क्या कि जो ये EV व्हीकल है या जो लोगों के यहाँ पे कंसर्न्स है, इस चीज़ को BYD ने क्या किया, BYD इस चीज़ को कैसे टैकल करेगा, राइट। तो सबसे बड़ा यहाँ पे कंसर्न निकल के आया कि लोग बेसिकली चार्जिंग स्टेशंस नहीं है, तो BYD ने सिंपली ये कहा कि ये जो हमने एज अ 5 मिनट के अंदर जो चार्जिंग एज अ सुपर चार्जिंग इंट्रोड्यूस की हुई है मार्केट में, इसके लिए हम अलग से 4000 नए पावर स्टेशंस डेवलप करेंगे ऑल ओवर द चाइना। पहली बात सिर्फ चाइना की हो रही है यहाँ पे कि चाइना में हम ऑल ओवर द चाइना 4000 के आसपास यहाँ पे चार्जिंग स्टेशंस डेवलप करेंगे, BYD ने ये बोला और क्लेम किया। इसके बाद क्या किया कि जो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो BYD है ये आज के समय में इसकी गाड़ियाँ वगैरह जरूर है, लेकिन ये चार्जिंग स्टेशंस के ऊपर आज भी कई जो लोकल प्लेयर्स हैं या जो कई नेशनल प्लेयर हैं चाइना के, उन पर डिपेंड रहता है। जैसे कि वहाँ का एक और प्लेयर है नियोस, वो उनके कई सारे चार्जिंग स्टेशन हैं, लगभग 2700 चार्जिंग स्टेशन हैं इनके ऑल ओवर द चाइना। और जो टेस्ला है, टेस्ला भी चाइना में 2014 के आसपास इंटर हो चुका था, राइट। तो उसके पास भी लगभग 2000 के आसपास ऑल ओवर द चाइना क्या है, चार्जिंग स्टेशन है। लेकिन जो BYD है, BYD को क्या होना पड़ता है, BYD को यहाँ पे डिपेंड होना पड़ता है किसकी, अदर ब्रांड्स के चार्जिंग स्टेशंस पे, राइट। आई होप कि आप ये पॉइंट मेरा समझ पा रहे हो। तो BYD ने इस चीज़ को समझा और BYD ने अनाउंस किया यहाँ पे कि वो आने वाले सालों में जल्द से जल्द 4000 से आसपास
पावर स्टेशंस डेवलप करेंगे कहाँ, ऑल ओवर द चाइना, जिससे जो यहाँ पे लोगों का कंसर्न है कि लंबे रूट पे लोग वगैरह जा नहीं पाते हैं, तो उनका ये कंसर्न वगैरह दूर हो। और लोगों का कंसर्न ये भी था कि जो बैटरी वगैरह होती है उसको चार्ज होने में लगभग 1 घंटा से लेकर 1.5 घंटा लगता है। हम आज की बात करें, जो ये BYD क्लेम कर रही है, इस चीज़ को हम इग्नोर कर दें या इस चीज़ को हम दरकिनार करके बात करें, तो आज के टाइम में अगर आप अपनी EV व्हीकल को लेके जाते हो तो आपको लगभग आधे घंटे से लेके 1 घंटा 1.5 घंटा के आसपास लग जाया करता है कि आपकी EV व्हीकल चार्ज होने में उतना टाइम लगा देती है। लेकिन उसी टाइम से अगर लोगों का क्रिटिसिज्म है जो क्रिटिक्स है EV के, वो ये कहते हैं कि उसी टाइम में अगर देखा जाए तो जो पेट्रोल वगैरह है वो तो 5 मिनट में ही फुल टैंक हो जाता है, राइट। 5 मिनट 10 मिनट में आपका फुल टैंक हो जाता है पेट्रोल अगर आप भरवाने जा रहे हैं, राइट। लेकिन उसी टाइम में लोग कहते हैं अगर मैं पैसा खर्च कर रहा हूँ तो मैं अपना टाइम क्यों यहाँ पे बर्बाद करूँगा, राइट। 1 से लेकर 1.5 घंटा में करूँगा क्या गाड़ी में बैठे कि मेरी गाड़ी चार्ज हो रही है। आप खुद सोचिए ना ये चीज़। इसी वजह से ये बहुत सारे जो कंसर्न्स हैं ये लोगों के मन में है। तो आई होप कि ये पॉइंट जो यहाँ पे BYD ने ये सुपर चार्जिंग यहाँ पे क्लेम की हुई है कि उन्होंने एक सुपर चार्जिंग डेवलप कर ली है, जिससे क्या होगा कि लगभग 1000 किलोवाट के आसपास जो यहाँ पे ये इनका चार्जिंग जो प्लेटफॉर्म है ये क्या करेगा, 1000 किलोवाट के आसपास चार्जिंग फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड करेगा। और यहाँ पे एक टर्म्स निकल के आया है T110C करके। 10C का मतलब 10 मल्टीप्लायर बोलते हैं इसको। 10 मल्टीप्लायर मैं आपको एक एग्जांपल से यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं आज के टाइम में हमारे मोबाइल फ़ोन्स का हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे कि आज के समय में जो मोबाइल फ़ोन्स हैं वो लगभग 15 मिनट तो लेते ही हैं फुल चार्ज होने में। कोई भी आप ब्रांड का आज के टाइम में मोबाइल फ़ोन ले लो, उसमें लगभग 15 मिनट्स के आसपास लगते ही हैं, राइट, फुल चार्ज होने में अगर वो लो है। तो यहाँ पे जो चार्जिंग वगैरह होती है, मान लेते हैं आपका फ़ोन है, राइट, और आपका फ़ोन जो फास्ट चार्जिंग है उसको सपोर्ट करता है। तो जो वो सपोर्ट करता है, जो उसके साथ एडोप्टर मिलता है आपको, तो वो एडोप्टर क्या होता है, जितनी आपकी बैटरी है, मान लेते हैं यहाँ पे 4000 mAh की आपकी बैटरी है, राइट। तो क्या होगा कि ये जो एडोप्टर है ये जब आप इसको चार्ज पे लगाते हो तो ये अगर 15 मिनट में चार्ज होगा या 10 मिनट में हम मान के चलते हैं चार्ज होगा, तो लगभग इसकी जो कैपेसिटी है चार्जर की, वो जो आपकी बैटरी की कैपेसिटी है उससे कई गुना ज़्यादा होगी। जब ही तो इस चीज़ को चार्ज कर पाएगा। आप खुद सोच के देखिए कि यहाँ पे अगर ये मान के चलते हैं, अगर ये पर मिनट के हिसाब से 200 mAh के आसपास या 250 mAh के आसपास भी पावर वगैरह दे रहा है ये चार्जर आपकी बैटरी को, तो जब ही तो आपकी बैटरी हो पाएगी ना चार्ज। कितनी देर में, 10 मिनट में हो पाएगी या 20 मिनट भी लग सकते हैं इसमें, इसी टाइम पीरियड में। मैं एक हाइपोथेटिकल आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ यहाँ पे, मैं कोई एक्यूरेट बात नहीं कर रहा हूँ, राइट, कि आपको चीज़ें समझ में आए। तो यही सेम चीज़ यहाँ पे है कि जो ये चार्जिंग स्टेशन वगैरह डेवलप किया हुआ है BYD ने, तो BYD का क्लेम ये है कि हमारा जो चार्जिंग स्टेशन है ये बहुत ज़्यादा सुपर पावर है, बहुत वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पावरफुल ये है। क्योंकि 5 मिनट के अंदर आप सोचिए ना कि आपकी पूरी गाड़ी चार्ज हो जाएगी और वो 400 किलोमीटर चलने के लिए कैपेबल हो जाएगी। समझ रहे हो ना आप कि एक बार आपने बस 5 मिनट आप पानी पीने गए या वॉशरूम वगैरह गए, इतनी देर में आपकी गाड़ी फुल चार्ज। आप खुद सोच के देखिए कि ये कितना फ्यूचरिस्टिक या कितना एक्साइटेड फील करवा रहा है, राइट। तो आई होप कि ये जो पॉइंट है ये आपको समझ आया होगा। और यहाँ पे जो BYD है, BYD के कई सारे BYD है, तो ये जो BYD कंपनी है चाइनीज़ ने ऑल ओवर द वर्ल्ड तो ये अपने प्रोडक्ट वगैरह बेच रही है, व्हीकल्स वगैरह बेच रही है, लेकिन अभी तक इंडिया में इसका इंटर नहीं हुई है। इंडिया में इंटर इस वजह से नहीं हुई है कि जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उससे इसको अप्रूवल्स वगैरह नहीं मिले हुए हैं या क्लियरेंस वगैरह नहीं मिले हुए हैं। क्योंकि हमारी इंडियन गवर्नमेंट्स क्या करना चाह रही है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट्स ये चीज़ जानती है कि BYD एक ऐसा प्लेयर है इन EV मार्केट कि अगर वो हमारे इंडिया में उतरा तो उसकी गाड़ी इतनी किफ़ायती है, या आप किसी में से कह लीजिए इतनी ज़्यादा बजट फ्रेंडली है कि जो हमारी लोकल कार ओनर्स हैं या कार मैन्युफैक्चरर्स हैं ये तबाह हो जाएंगे पूरी तरीके से। देखा जाएगा तो इनके ऊपर वेरियस इनको मैसिव कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। किसके थ्रू? अगर BYD इंडिया में इंटर होती है तो। क्योंकि BYD की गाड़ियाँ आपको, मैंने अभी आपको बताया ना कि बहुत ज़्यादा किफ़ायती हैं या बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली हैं। यहाँ पे बजट फ्रेंडली इन द सेंस कि अगर आप लेने जाओ आज के टाइम में अगर 15 लाख 20 लाख के आसपास, आपको उस हिसाब के फीचर्स वगैरह नहीं मिलते हैं किसी भी EV में। लेकिन आपको BYD क्या फीचर्स वगैरह भी उसी प्राइस रेंज में ऑफर करता है और ऐसा आपको थोड़ा सा लग्जरी फील भी कराता है उसी प्राइस रेंज में, कि आपको लगेगा कि हाँ यार मैंने गाड़ी तो ली है, राइट। ये तो इसी वजह से जो हमारी गवर्नमेंट है वो इस चीज़ को जानती है कि BYD एक ऐसा EV मार्केट में एक ऐसा प्लेयर है कि वो अगर इंडिया में एंटर होगा तो उससे हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो डिसरप्ट हो सकती है, राइट। तो इसी वजह से जो इंडियन गवर्नमेंट है वो उसके लिए अभी तक उसको क्लियरेंस वगैरह हो गया, या जो उनके
कई सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसमें वो फेल्ड हो रही है और अभी तक इंडिया में वो नहीं आ पाई है। कौन? BYD। आई होप कि आप सबको लग रहा होगा कि यार BYD के जब प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं तो एक बार इंडिया में आए, राइट? क्योंकि इंडिया में आके, क्योंकि इसके प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा यार देखा जाए तो तारीफ है या पॉजिटिव फीडबैक है इसके प्रोडक्ट का। जैसे देखा जाए तो लोगों के लिए बहुत अच्छा है, राइट? जो आम इंसान है या जो हम जैसे या आप जैसे लोग हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है, वो कभी कभार ही अपनी जीवन भर की पूंजी में एक घर बनवा पाते हैं या एक क्या कहते हैं गाड़ी वगैरह खरीद पाते हैं, राइट? उनके लिए ऐसा नहीं है कि वो हर साल गाड़ियाँ बदलें, राइट? तो एक बार लोगों का ये सपना है कि एक बार ही चीज़ लेनी है तो क्यों ना हम अच्छी चीज़ लें, है ना, उस प्राइस रेंज में। क्योंकि इंडिया में हमेशा से ही जो इंडिया मार्केट है वो हमेशा से ही प्राइस कॉन्शियस रहा है यहाँ पे। जब भी तो US की कंपनीज इंडिया को अभी तक कैप्चर या इंडियन ऑटोमोबाइल्स मार्केट को अभी तक कैप्चर कर ही नहीं पाई है। आज भी यहाँ पे डोमिनेंट प्लेयर कौन है? हम यहाँ पे डोमिनेंट प्लेयर आज भी है मारुति सुजुकी। और आप सबको पता है ना मारुति सुजुकी यहाँ पे क्यों है डोमिनेंट प्लेयर? इस वजह से है क्योंकि उसकी जो कार्स वगैरह हैं वो इतनी ज़्यादा बजट फ्रेंडली हैं या इतनी ज़्यादा किफ़ायती हैं कि लोग उससे लेके खुश रहते हैं उस कार को लेके। उसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे उनकी जो गाड़ियाँ वगैरह हैं वो अगर उनकी देखा जाए रेटिंग्स वगैरह, सेफ्टी रेटिंग्स तो बहुत अच्छी नहीं है मारुति की गाड़ियों की। लेकिन लोगों को क्या चाहिए? लोगों को एक गाड़ी चाहिए, वो भी अच्छी। उनको ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना, उनको लगभग 10-15 लाख में एक अच्छी गाड़ी प्रोवाइड हो जाए यहाँ पे, तो वो यहाँ पे मारुति सुजुकी प्रोवाइड कर रही है, राइट? तो आई होप कि आपको ये पॉइंट वगैरह ये यहाँ पे समझ आया होगा। और जो अब हम आते हैं BYD पे, कि जो BYD है यहाँ पे बिल्ड योर ड्रीम, आप सबको क्या लगता है ये इंडिया में कब तक एंटर होगा, राइट? और इसी चीज़ में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो BYD है ये जो क्लेम कर रहा है 5 मिनट की चार्जिंग, इसी के ही सेम चीज़ में जो टेस्ला है वो भी प्रोवाइड करता है अल्ट्रा चार्जिंग यहाँ पे। तो टेस्ला की जो साइबर ट्रक्स वगैरह है, राइट, उनमें क्या होता है, उनमें लगभग 30 मिनट या 20 मिनट 15-20 मिनट के आसपास टेस्ला भी यहाँ पे चार्ज कर देता है किसको? साइबर ट्रक्स को अपने फुल। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ आया होगा कि यहाँ पे जो टेस्ला है वो भी इस चीज़ को प्रोवाइड करता है, किस चीज़ में? जो यहाँ पे सुपर चार्जिंग है ये चीज़, लेकिन उतना ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करता है जितना ज़्यादा BYD ने यहाँ पे क्लेम किया कि वो 5 मिनट में पूरी गाड़ी फुल चार्ज कर देगा या लगभग 400 किलोमीटर के आसपास की रेंज की गाड़ी तैयार कर देगा इन 5 मिनट के अंदर। इतना चार्ज कर देगा। आप खुद सोचिए ना कि कितना कम टाइम है, 5 मिनट कब बीत जाती है लोगों को पता ही नहीं चलता है, राइट? क्या आपने कुछ भी काम किया, अगर आप पेट्रोल भी भरवाने गए हैं, अगर आप सबने अगर देखा होगा तो पेट्रोल पंप पर भी अगर आप जब भी गए होंगे तो आपको ऐसा तो होगा नहीं कि पेट्रोल पंप आपको पूरा खाली मिला हो, आपको थोड़ी देर वहाँ रुकना तो पड़ा ही है पेट्रोल भरवाने के लिए। जैसे कोई व्हीकल वगैरह आपके आगे खड़ा होगा तो आपने उससे व्हीकल वगैरह पहले वो भरेगा, फिर आपका नंबर आएगा। तो लगभग हम एक मान के चलते हैं एक एवरेज कि 15 से 20 मिनट 10-15 मिनट के आसपास आपको लग जाता है पेट्रोल फुल टैंक करवाने में या पेट्रोल भरवाने में। लेकिन आप उसी टाइम पे देखिए कि जो BYD है उस वहाँ से आपको 5 मिनट लगेंगे, तो लगभग 3 गुना से कम में आपकी गाड़ी फुल चार्ज हो जाएगी। लगभग 400 किलोमीटर इज़ नॉट अ स्मॉल नंबर, इज़ अ वेरी ह्यूज रेंज, राइट? आई होप कि आप ये पॉइंट वगैरह समझ पा रहे होंगे मेरा। तो अब मैं आप सबसे ये जानना चाहूँगा कि जो ये BYD का यहाँ पे क्लेम है, आप सबको क्या लगता है ये जो क्लेम है जो ये BYD है वो जो उसने ये क्लेम किया है, और इसके साथ साथ जो इसके क्रिटिक्स हैं BYD के, उनका कहना ये है कि अगर आप मान लेते हैं कि आपकी जो बैटरी अगर आप मान कर रहे हो 5 मिनट के आसपास चार्ज, तो जो आपकी बैटरी लाइफ है या जो बैटरी एक्सपेक्टेंसी लाइफ है, जैसे आपकी बैटरी कितने दिन चलेगी, राइट, तो इससे वो तो कहीं कम नहीं हो जाएगी। ये जो है वहाँ के क्रिटिक्स हैं BYD के, उन्होंने इस चीज़ का BYD से आंसर पूछा, तो BYD ने सिंपली ये बोला नहीं, हमारी बैटरी वगैरह की कैपेसिटीज़ या उसकी जो भी कैपेबिलिटीज़ हैं उसमें कोई भी यहाँ पे कंडीशंस में कोई भी दिक्कत नहीं फेस करनी पड़ेगी आपको, कि आपका अगर आप ज़्यादा उसमें लोड वगैरह या ज़्यादा वोल्टेज से आप चार्ज कर रहे हैं, उसको जल्दी चार्ज कर रहे हैं, तो हमारी बैटरी की लाइफ कैपेसिटी में कभी भी दिक्कत आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। आई होप कि आपको ये पॉइंट यहाँ पे समझ आ रहा होगा। लेकिन जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने ये कहा कि हमारे पास अभी तक इसका डेटा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि BYD ने ये चीज़ अभी लॉन्च की है कुछ दिनों पहले, कि उन्होंने प्लेटफॉर्म यहाँ पे लॉन्च किया। थोड़े दिन होने दो, डेटा वगैरह बनने दो इसका, कि डेटा वगैरह लोग चलाएं पहले गाड़ियाँ, कि क्या सच में ये चीज़ 5 मिनट में चार्ज हो रही है। अगर ये चीज़ 5 मिनट में चार्ज हो रही है तो अपने आप में बहुत बड़ा एवोल्यूशन ला सकती है ये EV व्हीकल को लेके, क्योंकि लोग फिर EV व्हीकल को यहाँ पे प्रेफर करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट वगैरह भी उसमें सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करती है, राइट।
अगर देखा जाए तो ईवी गाड़ियाँ हो गई या ईवी व्हीकल्स कंपनीज को करती है, और कंपनीज के थ्रू वो आपको भी वहाँ पे छूट वगैरह मिलती है, डिस्काउंट। फिर भी ईवी व्हीकल इतनी ज़्यादा महंगी है अगर इन कंपेरिजन करें हम पेट्रोल या डीजल व्हीकल से, क्योंकि वहाँ पे बेसिकली बैटरी का इशू है ना, कि वहाँ पे बैटरी वगैरह आपकी लगी रहती है, जिससे क्या होता है पेट्रोल और डीजल क्या करते हैं, पोल्यूशन वगैरह को क्रिएट करते हैं यहाँ पे, है ना, पोल्यूशन वगैरह यहाँ पे फैलाते हैं। लेकिन जो ईवी है उसमें तो कुछ होता ही नहीं है, उसमें तो बेसिकली साइलेंसर ही नहीं होता है ईवी व्हीकल में। तो जब साइलेंसर ही नहीं होगा, जब धुआं ही नहीं फैलेगा, तो पॉल्यूशन कैसे होगा, राइट। तो आई होप को आपको ये पॉइंट यहाँ पे समझ आया होगा मेरा। तो मैं इसी से ही आप सबसे लेना चाहूँगा अलविदा, इस सेशन से, इस लर्निंग से या इस वीडियो से। आई होप कि मैं आपको बेहतर तरीके से समझा पाया हूँ कि जो ये BYD क्लेम कर रही है 5 मिनट में चार्ज करने का क्लेम, ये आपको समझ आया होगा। और मैं आप सबसे जानना चाहूँगा कि ये जो BYD है, आप सब लोग एक्साइटेड हैं इस कंपनी इसको इंडिया में एंटर होने के लिए, या आप सबको लगता है कि ये एक चाइनीज़ कंपनी है, इसको इंडियन गवर्नमेंट को अभी नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि हमारी जो इंटरनेशनल मार्केट है या नेशनल प्लेयर हैं जैसे महिंद्रा हो गया, टाटा हो गया, ये डिसरप्ट हो जाएंगे। तो आप मुझे अपना जो थॉट है या अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बिल्कुल शेयर करें। और इसी के साथ मैं आप सबसे लेना चाहूँगा अलविदा। आप सबसे मेरी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, एक नए लेसन के साथ, एक नए आर्टिकल के साथ। जय हिंद, जय भारत।